बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्ट की जिसने इंडिया की हिस्ट्री चेंज कर दी। वो एक्ट है जिसमें पहली बार ब्रिटिश इंडिया को इंडिया के मामलों में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने का रास्ता दिया। तो आज का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में हम बात करते हैं, ये टॉपिक प्रीलिम्स और यूपीएससी दोनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि इस एक्ट की एक्चुअल में ज़रूरत क्या पड़ी। अब देखिए, इस एक्ट को लाने से पहले ना सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक प्राइवेट बिजनेस की तरह काम कर रही थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था कंपनी पर। कंपनी जो चाहती थी वही करती थी, लेकिन फिर चार बड़ी प्रॉब्लम सामने आई जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर होकर इंटरफेयर करना पड़ा। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब बंगाल के अंदर जो डुअल गवर्नमेंट थी ना, 1765 में रॉबर्ट क्लीव ने एक सिस्टम बनाया जिसमें डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, और निजामत या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कानूनी व्यवस्था ये नवाब के पास रही। और अब प्रॉब्लम ये थी, ना कंपनी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी ना नवाब। अब दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते थे। रिजल्ट कंप्लीट चाओस की सिचुएशन बन चुकी थी बंगाल के अंदर। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बंगाल का ग्रेट फेमाइन ऑफ 1770। अब ये बहुत ही ट्रेजिक घटना है। इस फेमाइन में बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन मतलब कि एक तिहाई जनता मारी गई, और कंपनी के ऑफिशियल्स पर एक्यूजेशंस लगा कि वो अनाज होकर रहे हैं, अनाज को होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, मतलब इस आपदा में भी पैसा बना रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस। ये इंटरेस्टिंग है, कंपनी के पास इंडिया से इतना रेवेन्यू आ रहा था फिर भी वो दिवालिया होने वाली थी, बैंक करप्सी, क्योंकि बिकॉज करप्शन इतनी थी कि पैसा इंडिया में ही खो जाता था। तो 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 मिलियन यूरो का लोन मांगा था, मतलब 1 करोड़ पाउंड का बेल आउट पैकेज। और चौथी प्रॉब्लम थी नवाब का करप्शन। ये थर्ड ये टर्म याद रखिए, नाबोब्स। ये कंपनी के ऑफिसर्स जब इंडिया से इंग्लैंड वापस जाते थे तो बहुत अमीर बन चुके होते थे, ब्राइब से, प्राइवेट ट्रेड से और इलीगल वे से। वहाँ जाके बहुत दौलत दिखाते थे। ब्रिटिश पब्लिक बहुत नाराज थी नवाबों से। तो इन चार प्रॉब्लम्स के चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा बस अब हम इंटरफेरेंस करेंगे, अगर तुम लोन चाहते हो तो हमारी टर्म्स माननी पड़ेगी। और इसी तरह जन्म हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब हम बात करते हैं कि किसने पास किया था इस एक्ट को, और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के अंडर। ये नाम याद रखिए, लॉर्ड नॉर्थ। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में काम को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाया था, इसलिए इसे कहते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और ये नाम परमानेंट याद रखो, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा कि गवर्नर जनरल के साथ एक काउंसिल थी जिसके 4 मेंबर्स थे। थर्ड ये कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1774 में कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, और फोर्ट विलियम में। और चौथी ये कि पहली चीफ जस्टिस कौन थी, सर एलिजा एम्पे। ये भी परमानेंट याद रखो, इन 4 फैक्ट्स को रट लो। और वॉरेन हेस्टिंग और जो 4 मेंबर्स हैं, ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अब आगे हम बात करते हैं इस एक्ट के अंदर कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। यानी कि इस एक्ट के अंडर एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इस एक्ट से पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाते थे उनका नया टाइटल मिला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुनने में छोटा लगता है लेकिन बहुत पावर बहुत बढ़ चुकी थी। उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की। अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी, डिसीजन कैसे होंगे। मेजोरिटी वोट से गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, मतलब अगर 4 काउंसिल मेंबर ने मिलकर गवर्नर जनरल को वोट रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकते थे। ये एक बड़ी कमजोरी थी, इस एक्ट को याद रखिएगा। अब जो सेकंड प्रोविजन था वो ये था कि सबऑर्डिनेट ऑफ द अदर प्रेसिडेंसीज। अब उस वक्त इंडिया में तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये तीनों इंडिपेंडेंट थी, एक दूसरे से अलग चलती थी। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बना दिया, स्पेशली वॉर, पीस और डिप्लोमेसी के मामले में। और जो थर्ड प्रोविजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हिस्टोरिक स्टेप था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन दिया था। और ये कोर्ट एक्चुअली 1774 में सेटअप हुआ था। इसमें लगभग कितने जजेस थे, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, टोटल 4 जजेस थे। और ये कोर्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब ब्रिटिशर्स के ओवर जुरिडिक्शन रखता था। फोर्थ जो स्टेप है वो है कंट्रोल ओवर द कंपनी सर्वेंट। कंपनी के ऑफिसर्स करप्शन को रोकने के लिए 2 रूल्स बनाए गए थे। एक, कंपनी सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड और किसी भी तरह की ब्राइब्स किसी भी इंडियन से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और फिफ्थ ये कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ब्रिटिश कंपनी के गवर्न बॉडी थी, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलरली रिपोर्ट करना पड़ता था। किस किस चीज़ों पर रिपोर्ट करनी, 3 चीज़ों पर, रेवेन्यू मैटर्स पर, सिविल मैटर पर और मिलिट्री मैटर्स पर। ये तीनों सब्जेक्ट पर रेगुलर रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। और एक बड़ी बात, डायरेक्टर्स का इलेक्शन होने लगा कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और हर साल 1/4 का मतलब 1/4 डायरेक्टर रिटायर होते थे ताकि फ्रेश ब्लड आता रहे। और इसका जो अगर हम बात करें, इसकी कुछ, इस एक्ट की कुछ सिग्निफिकेंस भी है और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इस एक्ट के सिग्निफिकेंस क्या है और कहाँ कहाँ ये फेल हुआ। पहली सिग्निफिकेंस है, मतलब इस एक्ट ने क्या अच्छा हुआ, ये इंडिया के लिए पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट था अंडर द ब्रिटिश रूल। एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क बना। दूसरा ये कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, मतलब अब कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, ये इंडिया में एक पॉलिटिकल पावर भी थी। थर्ड ये कि इससे इंडिया में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव की नींव पड़ी। आगे चल के पूरी ब्रिटिश इंडिया एक यूनिट के रूप में रूल की गई, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। फोर्थ ये कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में इंटरफेयर किया। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो 1947 तक चलती रही। पांचवा यह कि इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट यहाँ से आया। अब ड्रॉबैक की यहाँ की बात करते हैं, मतलब कहाँ का ये एक्ट फेल हुआ। एक ये कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, वो अपने ही काउंसिल में अकेले रह जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया था। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वेग थी, मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं थी, इससे गवर्नर जनरल और कोर्ट के बीच में क्लैशेस होते थे। और थर्ड ये कि करप्शंस को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाई ये एक्ट। अब फोर्थ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पार्लियामेंट के प्रति फुली अकाउंटेबल नहीं थे, एक लॉज कंट्रोल और टाइट नहीं थे। पांचवा ये कि बॉम्बे और मद्रास पर कंट्रोल वीक और अनक्लियर था, कागज पर था, प्रैक्टिकल में नहीं था उन लोगों पर कंट्रोल। अब कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे स्टूडेंट यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले
कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। एंड नंबर 2 ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? 1833 में, ठीक है। चार्टर एक्ट से बना था ये। और पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये समझना 1773 में सिर्फ बंगाल का टाइटल था, 1833 में पूरे इंडिया का टाइटल बन चुका था। ये काफ़ी छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम में आती है। और वाइस रॉय ऑफ इंडिया कब बना? 1858 में। और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट से बना था ये 1857 के रिवोल्ट के बाद बना था। और पहले कौन थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद कर ले, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अब आपके कुछ यूपीएससी और में जो प्रीलिम्स और मेंस के कुछ फैक्चुअल और एनालिटिकल एंगल्स की अगर हम बात करें तो वो आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? प्राइम मिनिस्टर किस किस प्राइम मिनिस्टर के अंदर इस एक्ट को एक्ट किया गया था? तो ये इस एक्ट के कंप्लीट एनालिसिस थी। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इस एक्ट को समझाया, जो कि ब्रिटिश का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और फर्स्ट जो एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और भारत के अंदर लगाया गया था। तो ये था इस वीडियो की कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट ब्रेक था। और अगर आपको इस वीडियो से, अगर आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई होगी मुझे लगता है, तो अगर आपको इसी तरह के नेक्स्ट क्लियर कंसेप्चुअल टॉपिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने यूपीएससी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।